गठन हो तो उस पर चर्चा रखेंगे कोई किसी शर्मा जी सीनियर नेता और रिटायर्ड कर्मचारी संघ के स्टेट के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कृष्णचंद्र शर्मा जी। भाई साथियों देखो, और 8वें वेतन के अंदर पार्ट है सारे, मतलब अगर हमारे 100 कर्मचारी संघ के लंबे समय में रहे और 8 कर्मचारी संघ राज्य के नेता हैं, तो एक तो मेरा अनुरोध है साथियों से, क्योंकि इसके बाद है ना चाय का ब्रेक रखेंगे। एक तो जब तक पूरी बातचीत रखी जाए तमाम नहीं है, क्योंकि कुछ साथी मुद्दे उन पर विस्तार से साथी जनरल सेक्रेटरी बने हैं अशोक कौशिक जी, तो वो आएंगे मंच पे आ जाए साथी अशोक कौशिक जी। तो अभी नए नए साथी इस कर्मचारी जन असेंबली के अध्यक्ष साथी सुशील गुर्जर जी, पालन कर रहे साथी सेवाराम जी, उपस्थित पार्वती तनेजा जी, बिजनेश जी, नरेश जी, रमेश जी, कृपाल जी, साथी प्रहलाद जी, धीरज रावत जी, सतपाल सैनी जी, माटा जी, सभी संगठनों के सभी स्तर के पदाधिकारी और कर्मचारी साथियों में आज का जो कार्यक्रम है ना, एक बार साथी सरकार का विरोध करना होता है। मतलब एक तरफ सरकार असेंबली चला रही है, बजट पेश कर रही है, और जब वो कर्मचारियों की नहीं सुन रही, क्योंकि लगातार बार बार आंदोलन भी किए हैं, ज्ञापन भी दिए हैं, जब नहीं सुन रही तो ये जन असेंबली हमने साइड में प्रत्येक जिले में लगाने का कार्यक्रम किया। ये विशेष तौर का कार्यक्रम है, अदरवाइज तो आपको धरना देके कार्यक्रम चलाते थे। और जब इसे मुझे दिया गया है आज कि प्रदेश के लिए अलग से 8वां वेतन आयोग का गठन, आज ये एक प्रस्ताव आपके बीच में है। वैसे तो इस पर मूंजबानी काफी कुछ रखा जा सकता है, प्रत्येक आदमी के दिमाग में है कि मेरे को जो अगला वेतन आयोग मिले उसमें क्या कुछ हो, पढ़ना ही और क्या सुविधाएं और बढ़े, सबके दिमाग में है। पर कुछ चीज हैं, बातें तो मैं इस पर व्यक्तिगत तौर पर भी रख सकता था, परंतु जिस साथी ने यह प्रस्ताव लिखित में 4 पेज का दिया है राज्य कमेटी ने, मैं केवल हूबहू उसको पढ़ते हुए कुछ ही बातें जोड़ूंगा, ज्यादा बातें नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि वो वेतन आयोग संबंधी प्रस्ताव का मसौदा जिसका मुख्य काम है प्रदेश के कर्मचारियों के अलग से वेतन आयोग, ये आप साथियों के बीच में पढ़ रहा हूं। और साथी ये ध्यान से सुने, क्योंकि फिर जो ना जनता के बीच में ये जाता है, हमारे दूसरे साथी जो नौकरी नहीं कर रहे वो सीधे तौर पर कहते हैं इन कर्मचारियों की पहले इतनी तनख्वाह दिया, 8वां वेतन आयोग के लिए किस प्रकार से काम मतलब ये आंदोलन करने लगे, अब और ज्यादा वेतन की मांग कर रहे हैं, पहले इनकी गोजनी भर्ती जो फटी पड़ी है। तो वो चीजें, ये सारी चीज ये प्रस्ताव क्लियर कर देगा आपको, अगर आप ये चीज सीख जाओगे कि हमें इतना वेतन क्यों चाहिए और हम इस वेतन के लिए क्या करते हैं, क्या नहीं करते, समाज में हमारा क्या योगदान है, ये सारी चीजें इसमें है। तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालय, स्वायत्तशासी संस्थाओं, पंचायती राज, सहकारिता आदि सरकारी व अर्ध सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत सभी प्रकार के कच्चे व पक्के कर्मचारियों के 100 से अधिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा पेंशनर से संबंधित मुद्दों को भी सीधे तौर पर हमारे हितों से जुड़े हुए हैं, जो हर 10 वर्ष बाद केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन संशोधित किए जाते हैं और उसका आयोग का गठन किया जाता रहा है। अब तक 7 वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं और हाल में ही जो 8वें वेतन आयोग का गठन की घोषणा की गई है वो लगभग 1 वर्ष देर से की गई है। ये घोषणा आज से 1 साल पहले हो जानी चाहिए थी, ताकि वेतन आयोग ठीक से काम करके समय पर वो 1/1/26 से लागू हो जाता। 10 वर्ष में यह एक बार यह अवसर आता है जब कर्मचारी अपनी सेवा संबंधी दायित्व एवं जीवन यापन के लिए गुण दोष के चर्चा पर आधारित वेतन भत्तों में संशोधन की उम्मीद करते हैं। प्राय जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन पर खर्च होने की बात बार बार कही जाती है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। अनेक कारणों से कुल का हिस्सा घट रहा है। सन 1980 से
कुल उत्पादन में मजदूरी का जो हिस्सा 30% था, आज 2024 में 6.8% रह गया है। यानी कि आप इस बात को समझ लीजिए कि जब उत्पादन किसी फैक्ट्री का, किसी भी सेवा का 1 लाख रुपए था, तो उस समय मजदूरी 30,000 रुपए थी। आज उस उत्पादन की लागत यदि 1 लाख रुपए है तो वेतन केवल 6800 रुपए है। ये अंतर आपने समझना पड़ेगा। जब भारत आजाद हुआ तो प्रोडक्शन का 30% हमें वेतन के रूप में दिया जाता था, चाहे वो कर्मचारी का है चाहे वो मजदूर का है, परंतु आज केवल 6800 रुपए वेतन उस प्रोडक्शन का दिया जा रहा है। ये इसलिए आपको बताया जा रहा है। कामगारों की इस घटती आय को भी ध्यान में रखते हुए वेतनमानों को तर्क संगत बनाने की आवश्यकता है। वेतन खर्च केवल संबंधित कर्मचारियों को दिया गया धन नहीं है, बल्कि यह आवश्यक और गुणवत्तापूर्वक जनसेवाएं जनता तक पहुंचाने का सरकारी खर्च है। किफायत के नाम पर लाखों पद खाली रखना, इस पर कम वेतन में कच्चे कर्मचारी रखना 2 प्रकार का नकारात्मक असर डालता है। पहला, जनसेवा की गुणवत्ता या पहुंच कम होती है, और दूसरा, काम करने वालों का शोषण होता है यदि कच्चे कर्मचारी सरकारी लगाते हैं तो। साथ ही जनता की जेब ढीली होने से क्रय शक्ति घटती है, जो घरेलू मांग को घटाकर विकास का पहिया धीमा कर देती है। आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर भी रहा है कि जब इसे दुनिया में कोरोना काल आया, लोगों के वेतन घटे तो विकास का पहिया एकदम थम गया था, क्योंकि क्रय विक्रय शक्ति जो खत्म हो गई थी। वेतन के कारण ही बाजार उठता है, वेतन के कारण ही विकास दर चलती है। इसलिए जरूरी है कि उचित वेतन पक्के कर्मचारी लगाकर दिया जाए। देश व समाज के विकास की में भूमिका निभाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर्मचारियों के द्वारा किए जाते हैं, जिनका मानव समाज के नजर में एक बहुत बड़ा मूल्य है। यह कार्य बहुमूल्य होते हैं, जैसे कि एक शिक्षक अपना कार्य न केवल वेतन के लिए करता है, अपितु आगामी पीढ़ी को शिक्षित एवं जागरूक नागरिक बनाने का भी काम करता है। शिक्षा के माध्यम से इंसान गढ़ने का भी एक बुनियादी कार्य शिक्षक द्वारा किया जाता है। बहुत से रचनात्मक कार्य शिक्षक स्वयं भी करते हैं और छात्रों द्वारा भी करवाए जाते हैं। इस कार्य के बदले में उसे जीवन यापन के लिए वेतन मिलता है। इसके बावजूद उसका कार्य बहुमूल्य है। इसी प्रकार पर्यावरण के संरक्षक का कार्य है स्वच्छ वातावरण, हवा में पूरी मात्रा में ऑक्सीजन मानव जीवन को बचाने के लिए आवश्यक है। इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारी ऐसा ही काम कर रहे हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। सफाई जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सफाई रहने से बहुत